मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है एमडीसी का, सामान्य हिंदी का, इससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लस गेस्ट पेपर आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपको इस वीडियो के डलने के कुछ देर बाद में आपको टेलीग्राम पे इसकी क्या है, पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। और साथ के साथ अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है। इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी वस्तु है वो खरीद सकते हो ऑनलाइन और उससे आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चाहे फ्लिपकार्ट मंत्रा पे आप कपड़े खरीदना चाहते हो और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गीसा किस विधा की रचना है। तो आपको पता है महादेवी वर्मा के द्वारा जो गीसा है, जो कहानी लिखी गई है, वो किससे संबंधित है, रेखा चित्र है। किससे संबंधित है, रेखा चित्र है, जिसमें क्या आपको एक व्यक्ति है उसको लिया है और उसके बारे में पूरी जीवनी लिख दी गई है। अगला क्या, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा आपको क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और काफ़ी एग्जाम भी हैं। अगला है, सरदार पूरन सिंह का के किस निबंध के अंश आपके पाठ्यक्रम में है। तो कौन से में है, सरदार पूरन सिंह है वो कौन से करेक्टर से लिया गया आपके सामने। तो आचरण की सभ्यता नामक एक निबंध है, उसमें से आपको सरदार पूरन सिंह है वो उसका पात्र दिया गया है। तो कौन से लिया गया है, आचरण की सभ्यता है, उससे आपके सामने सरदार पूरन सिंह का अंश लिया गया है। अगले वाला प्रश्न है, मेघदूत की पुस्तक समीक्षा किस लेखक ने व्यंग्य के रूप में की है। तो मेघदूत की जो पुस्तक है समीक्षा, वो किस लेखक ने अपने व्यंग्य के रूप में की है, शरद जोशी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है, शरद जोशी के द्वारा मेघदूत नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है। समझ में आ गया आपको, शरद जोशी के द्वारा लिखी गई है। 4 नंबर प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी के सब सोन, यह दोहा रहीम ग्रंथावली के किस दोहे के क्रमांक नंबर में है। तो ये किस में है, दोहा है, ये क्रमांक नंबर 187 में दिया गया है। समझ में आ गया आपको। रही और चलो ये प्रश्न तो नहीं आए, अगर ऐसा भी नहीं आए तो ऐसे भी आ सकता है, कहाँ से लिया गया, रहीम की ग्रंथावली से लिया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस कविता का अंश साकेत के नवम श्रृंग से लिया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता जिसका अंश है वो साकेत के नवम श्रृंग से लिया गया है, हम राज्य के लिए मरते हैं। समझ में आ गया आपको। तो किससे लिया गया है, हम राज्य के लिए मरते हैं, इस साकेत के नवम श्रृंग से लिया गया है, मैथिली शरण की जो पुस्तक है उससे। अगला क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलने का कार्य करते हैं। तो पर उपसर्ग क्या होता है, पहले जुड़ेंगे, पहले जुड़ेगा और प्रत्यय क्या है वो बाद में जुड़ेगा। बस इतना याद रख लेना आपको। विद्यालय में आपको कौन सी संधि देखने को मिलती है, दीर्घ संधि देखने को मिल रही है। कौन सी संधि देखने को मिल रही है, दीर्घ संधि देखने को मिल रही है। इसमें क्या बन रहा है आपको, विद्या प्लस आल्य आपको विद्या प्लस आल्य वो आपको देखने को मिल रहा है। जो आ की मात्रा है वो ध के लग के क्या बन रहा है, धा बन रहा है आपके सामने। समझ में आ गया। तो ये कौन सी संधि का भाग होता है, इस प्रकार से ये कौन सी का होता है, दीर्घ संधि का भाग होता है। यथाशक्ति का कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास देखने को मिल रहा है आपको, अव्यय भाव समास है वो देखने को मिल रहा है। कौन सा समास देखने को मिल रहा है आपको, यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परिपत्र किसे कहते हैं। तो परिपत्र क्या होता है आपके सामने, एक सरकारी पत्र होता है जो एक ही विषय पर कई कार्यालय अधिकारियों को भेजा जाता है। देखो परिपत्र क्या होता है, जैसे क्या हुआ, जो कलेक्टर है उसके द्वारा क्या क्या आदेश जारी किए, कलेक्टर को छोड़ो आप, ऐसे समझो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो वीसी उन्होंने आदेश जारी किया कि आपकी कॉलेज की परीक्षाएं हैं वो 7 तारीख से 10 तारीख के लिए मतलब 7 से लेकर अगली 7 तक सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होंगी। तो ये किस कहाँ तक भेजेगा, सभी कॉलेज हैं उनके लिए ये भेजा गया, सभी लोगों के लिए भेजा गया। या फिर ऐसे कर दिया गया कि आप अपनी व्यवस्था को बनाकर रखें, आपकी कॉलेज में एग्ज़ाम करवाई जाएगी। जितनी जितनी कॉलेज है सबका नाम ले दिया। तो ये एक जैसा कोई पत्र है वो अलग अलग कार्यालय में भेजा जाए, उसी को क्या कहा जाता है, परिपत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न क्या, देखो अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाता, यही वीडियो 1 घंटे का बना के देता आपको, लेकिन समय नहीं है। आपको भी क्विक रिवीजन चाहिए और मुझे भी जल्दी जल्दी आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ाना है। तो इतना पढ़ा रहा हूँ कि आप जल्दी से चीज़ों को रिवाइज भी कर जाओ, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, रिवाइज भी कर जाओ और आपका पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाए। निविदा क्या होती है, निविदा एक प्रकार का आमंत्रण होता है जो किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी कार्य को पूरा करने या माल की आपूर्ति करने पर दिया जाता है।
समझ, तो कोई भी कार्य पूरा हो गया, जैसे कोई सरकारी विभाग है उसमें क्या कोई भी कार्य पूरा हो गया तो उसमें क्या क्या जारी कर दी जाती है, निविदा वो दी जाती है। तो निविदा क्या होती है, कोई सरकारी कार्य विभाग द्वारा किसी कार्य को पूरा करने या माल की आपूर्ति मिलने पर आपको आप जो निविदा दी जाती है। अगले क्या आपके सामने एक गद्य लिया गया है, जिसमें क्या है, गद्य भाग में क्या गद्य आपको देखने को मिलेगा। एक दिन एक लड़के ने कहा, गुरुजी हमारा भी नाम लिखिए। मैंने कहा, तुम सब तो मेरे गीसा हो। उन्होंने सिर हिलाकर, गीसा गीसा नहीं, हम तो आपके लिए गीसा हैं। तो इसमें क्या कहा है, देखो ये पंक्तियां हैं, ये आपके सामने जो महादेवी वर्मा है उसकी जो रेखा चित्र है, उनके द्वारा जो रेखा चित्र लिखा गया है उसमें किससे ली गई है, गीसा नामक जो पात्र है उससे ली गई है। यहाँ लेखक के द्वारा क्या किया गया है, जो शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में जो मधुर प्रेम संबंध है उसको दिखाया गया है। समझ में आ गया हो? अच्छे से पहले तो ये समझ लेना कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा जो रेखा चित्र है गीसा वहाँ से ली गई हैं, और यहाँ पे जो गुरु शिष्य हैं गीसा और महादेवी वर्मा उसके बीच में ये जो पंक्तियाँ वो दी गई हैं। व्याख्या बात करूं, जब गुरुजी ने जो महादेवी वर्मा है वो उसको जो गीसा उसको स्नेहपूर्ण मतलब प्रेम से कहती हैं कि तुम तो मेरे गीसा हो, मतलब उसका जो विद्यार्थी होता है उसको क्या कहती है, तुम तो गीसा हो। तो वो हंसकर अपने मासूमियत के साथ क्या कहता है, गीसा नहीं, हम तो आपके लिए गीसा हैं, मतलब हम पूरी दुनिया के लिए गीसा नहीं है, सिर्फ आपके लिए ही गीसा हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसका अर्थ यही है कि जो आपके सामने जो बच्चा है वो अपने महादेवी वर्मा के लिए, गुरु के लिए पूर्ण रूप से मर मिटने के लिए तैयार है। तो यही है गुरु, ये समाज गुरु के प्रति बच्चों का जो असीम श्रद्धा को दिखाता है। तो गुरु और शिष्य के बीच में भाई कदे कदे कॉलेज में था ना भी मास्टर स्कूल में कोई उपनामों बुला दिया करता ना, तो भाई बात है इम क्यों है, नाराज होने की बात को नहीं है, कोई भी दो गुरु और शिष्य के बीच में स्नेह की भावना दिखाई गई है। अगला क्या है, मनुष्य के आचरण पर मन का गुप्त प्रभाव पड़ता है परंतु बाहरी दुनिया में वही अनवश्य दिखता है, इसका आचरण उनके मन के अनुरूप होता है। तो आपके सामने दूसरी सप्रसंग व्याख्या इसमें क्या दिखाया है, मनुष्य के आचरण पर मन का गुप्त प्रभाव पड़ता है, मतलब मनुष्य कोई आचरण हो पर गुप्त प्रभाव पड़े, परंतु बाहरी दुनिया में वही मनुष्य दिखता है जिसका आचरण उसके मन के अनुरूप होता है। लेकिन बाहर की दुनिया में इंसान वही दिखाने की कोशिश करे जय को मन का अनुरूप है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध है आचरण की सभ्यता है वहाँ से ली गई हैं। इसमें लेखक ने क्या किया है, मनुष्य के जो आंतरिक मन है और उसके जो बाहरी आचरण है उसके बीच में संबंध स्पष्ट किया है। तो आपके सामने जो सरदार पूर्ण सिंह जो संबंध है, निबंध है आचरण की सभ्यता वहाँ से लिया गया है। इसमें क्या है, जो लेखक है उन्होंने मनुष्य के जो आंतरिक मन होता है और उसका जो बाहरी आचरण होता है उसके बीच में संबंध दिखाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध से लिया गया है। अगला क्या व्याख्या क्या है, लेखक कहते हैं हमारे मन के विचार और भावनाएं हमारे आचरण पर गहरे से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि अगर जो हमारा मन है वो मन का जो विचार है और जो हमारे मन में भावना रही वह क्या करी हमारा जो सोचन को तरीका है ऊपर बहुत गहराई से प्रभाव डाले। जैसे कोई आदमी के लिए सोच लो कि वो आदमी तो बहुत बेकार है, वो मेरे के लिए तो धर्म ही बढ़िया को नहीं सोच लेना, तो आप उसके प्रति अं व्यवहार करा, खुद ने दूर रखागा है ना, खुद ने उसके साथ अच्छे से बात भी कौन करेंगे। तो यही है, जो हमारी भावनाएं आती हैं, जो हमारे विचार आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मन को गहराई से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जिसका आचरण मन के अनुरूप हो, यदि मन और आचरण में भिन्नता हो तो वह दिखावाता है। तो क्या दिखाया गया है, सही मनुष्य कौन होता है, जिसका आचरण मन के अनुरूप हो, मतलब सही आदमी वो ही है जिसको आचरण को मन के अनुरूप हो। यदि मन और आचरण में भिन्नता हो तो वह दिखावाता है। अगर मन में आचरण में भिन्नता है, अलग अलग चीज़ दिखाई दे रही है तो उनके कहा जाए, उन दिखावे के रूप में जाने जाए। अगला पॉइंट है, मनुष्य वही है जो मनुष्य पर मरे। तो इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य वही होता है जो मनुष्य पर मरता है। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, ये पंक्तियाँ आपके सामने जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी पंक्तियों से ली गई हैं। तो कहाँ से ली गई है, मैथिली शरण गुप्त हैं उनकी पंक्तियों से ली गई हैं। इसमें कवि ने क्या कहा है, सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। कवि के द्वारा क्या कहा गया है, सही मनुष्य वो है, सही आदमी वो है जो दूसरा के लिए जीवन मरण की क्षमता रखा है। मनुष्य का जीवन सार्थक तब है जब वो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। और क्या कहा है, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले तो यही समझना है कि जीवन मरण से संबंधित है तो मैथिली शरण की जो कविता है मनुष्यता के लिए ली गई है ना। इम क्या कहो गया है कि देखो आदमी आज यार ऐं चल जा,
समझो कोई आदमी ये जीवन में घना ही आदमी जन्म लिए घना ही लोग यहीं चले जाएं। आप कण आदमी को नाम जाना जो आदमी आपके लिए जीवन में थोड़ा बहुत समाज के लिए गिमी करके गया, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई भलाई को काम हो, कोई संत आदमी हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, हर ना कौन जाना जो समाज के लिए कुछ अलग करके गया, अपनी भलाई के लिए करके गया। बाकी जीवन में इंसान जानवर कीड़े मकोड़ा जानवर के न जन्म ले और मरतो तो रवई है। और इंसान को जीवन की सार्थकता, भाई एक बात सोचो, आदमी ने भगवान के दिए बुद्धि दी है, जानवर ने तो कौन दी ना, वो तो बोल के कौन खाए ना, आदमी का नहीं तो है बुद्धि। तो वो बुद्धि को अपना के करना चाहिए भगवान इंसान की भलाई के लिए, अपना परिवार की अपनी परिस्थिति की भलाई के लिए करना चाहिए। बाकी एक दूसरा ने मारण मिटन पर तो सारी दुनिया आजकल तुल रही है। समझ में आ गई। हम राज्य के लिए मरते हैं, इस पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो ये पंक्तियाँ यह कहाँ से ली गई हैं? साकेत के जो नवम सर्ग है वहाँ से ली गई, जिसमें क्या है, उर्मिला अपनी व्यथा को व्यक्त करती है। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? मैथिली शरण गुप्त की जो महाकाव्य है साकेत, वहाँ के जो नवम सर्ग है वहाँ से ली गई है। और इसमें उर्मिला अपनी व्यथा को व्यक्त करने का प्रयास करती है। इसमें क्या कहती है आपके सामने? इस गीत में उर्मिला कहती है कि हम राज घराने के लोग हैं, सिर्फ राज्य के लिए लोग जीते हैं। तो इस पंक्तियों में उर्मिला क्या कहती है कि भाई मैं तो राज घराना का लोग, हाँ, और हम क्या के लिए जो हाँ अपना जो राज्य है उसके लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। राज्य कर्तव्य त्याग का प्रतीक है और व्यक्तिगत सुखों का त्याग है। तो यह समझ लो उर्मिला को राज घराना, कोई लड़की है रानी मान लियो, बाकी एक है कि भाई मैं तो राज घराना के लिए मरण मिटन के लिए तैयार हाँ। जहाँ आप अपने देश के लिए खदे ना कि भाई मैं तुम्हारे देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार हाँ, चाहे कदी लियो आधी रात ने। समझ आ गया। तो यही वही बात है कि राज्य का क्या है, राज्य के लिए हम अपने जीवन को समर्पित और त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। और उसको किसकी बात करती है? अपने व्यक्तिगत सुखों की, अपने जीवन में जो उसके सुख हैं, सुख संपदा और वैभव है, उसको भी वो त्याग करने के लिए तैयार है राज्य के लिए। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र गीसा में सामाजिक व मानवीय मूल्यों के चित्रण किस प्रकार से किया गया है? तो किस प्रकार से किया गया है? सामाजिक चित्रण की बात करें, रेखा चित्र के उस उपेक्षित वर्ग की व्यथा को दिखाता है जो शिक्षा से वंचित है। सबसे पहले गीसा के बारे में क्या बताया गया है कि वो समाज के उस तबके से आता है जिसके पास शिक्षा को नहीं। अया का बालका हुआ है, अया का घरा हुआ है, जठी पढ़ाई कौन कराई जटावरण। समझ में आ गई। मानवीय मूल्य, वे गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते, समर्पण व निस्वार्थ प्रेम और स्नेह जैसे मानवीय मूल्य को दिखाया जाता है। तो इन के दिखाया जा रहा है कि जो गुरु और शिष्य हैं उनके बीच में जो एकदम पवित्र प्रेम देखने मिला, गुरु शिष्य का बीच में जो घनिष्ठ प्रेम देखने मिला, वो एक दूसरा का प्रति समर्पण हुआ वो, और निस्वार्थ प्रेम और स्नेह की जो मानवीय भावना दिखाई गई है वह सब चीज़ दिखाई गई है। समझ में आ गई। जो उन प्रेम से भी कहते तो मेरा गुस्सो है क्या जो जाना। तो एक अर्थ क्या है कि भाई बा जो गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम है, समर्पण की भावना है, मानवीयता की भावना भाई पंक्ति जो रेखा चित्र दिखाई गई है। आलोचनात्मक पक्ष बात करें, ये रचना भावनात्मकता से भरी हुई है और समाज के उस कठोर सच्चाई को प्रस्तुत करती है जहाँ तक शिक्षा पहुँच गई है केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है। तो इम के है या जो पूरी की पूरी जो कहानी है या क्या पर निर्भर है या कहानी है, बाकी है कि समाज की आलोचना पर जो समाज का उस तबका का बारे में दिखाई गई है कि जठे तक शिक्षा अब तक पूछी को नहीं है। समझ को ऊंचा ऊंचा घराल टापर तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ ली, लेकिन जन लोग बेचारा जो झुग्गी झोपड़ी आना है के करें कमांड ना जहाँ का आपका पढ़ाई करना जहाँ पढ़ाई का चक्कर में 2 टाइम की रोटी कौन रहेगी उनके। तो यही है या उस समाज की बात करी गई है जठे के है कि समाज का लोगन दो शिक्षा अभी तक कौन पहुँच पाई है। तो शिक्षा पर व्यंग्यात्मक जो समाज है ऊपर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करे हुए है कहानी। अगला क्या, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता का सार बताते हुए इसकी भाषा शैली में विचारों की महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सार क्या है? ये निबंध का सार यही है कि सच्ची सभ्यता बाहरी दिखावे में नहीं है बल्कि आचरण की पवित्रता में निहित होती है। तो हम क्या दिखाइए सरदार पूर्ण सिंह में क्या दिखाइए कि इंसान की जो सच्ची सभ्यता है ना, बात चीज़ के बाहरी दिखावा को नहीं के चीज़ में है बा बल्कि हमारा आचरण में है। जब एक आदमी घना सारा सेंट मार के घणो सारा शुरू कपड़ा पहन के बाहर नहीं निकले और बाहर नहीं जाते हैं कोई 2 आदमी 2 गलत अपशब्द बोलते तो के कोई भलो आदमी थोड़ी है वो कोई नहीं ना। तो यही बात है, सच्ची सभ्यता के इंसान क्या में उकी बोली में, उकी भाषा में, उका व्यवहार में है, ना कि कोई व्यक्ति के पहनावे में और दिखावे में दिखाई देती है।
शैली, भाषा शैली की बात करें, भाषा शैली यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है, सरल देखने को मिलती है, प्रभावमयी है, मतलब सारी जनता उस पर प्रभाव होता दिखाई देता है, जो विचारों को गहराई से प्रस्तुत करती है, और साथ के साथ क्या है, जो विचारों को गहराई से प्रस्तुत करने का भी कार्य करे। मतलब यहाँ की भाषा को प्रयोग करियो गया है जो हर आदमी समझ सके, हर आदमी समझ पा रहे है, काव्यात्मक है, काव्य के रूप में दिखाया गई है, और प्रभाव दही है। मतलब अगर कहानी थे लगातार पढ़ोगा ना तो थाना ऐ लगेगी कि एकदम सीक्वेंस में सारी सारी कहानी चल रही है, सारी चीज़ें थाना बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। महत्व की बात करें, यह निबंध सच्चे आचरण के महत्व पर जोर देता है। तो यह निबंध किस पर जोर देता है, कोई भी इंसान होता है उसको सच्चा आचरण किस प्रकार से रखना चाहिए उस पर जोर देता है। और आज के दिखावे की दुनिया में ये आज भी प्रासंगिक है। और आज जो आज दिखाओ की दुनिया चल रही है ना, आजकल बढ़िया सेंट मारना, इंस्टाग्राम पर तगड़ी तगड़ी फोटो डालनी, फेसबुक पर स्टेटस लगाना, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना, उस दुनिया को ऊपर कटाक्ष करे हुए, या मानो कि उस समय से बहुत पहले की कहानी लिखी हुई है, लेकिन आज के समय में थे देखो तो यह चीज़ा पे या कटाक्ष करे हुए। समझ में आगो कि सच्चा आचरण क्या होता है, उस पर महत्व दिया कि इंसान के व्यक्तित्व में सच्चा आचरण झलकता है, उसके व्यवहार में उसका सच्चा आचरण झलकता है, ना कि आज के समय के जो दिखावे वाली दुनिया है उसमें उसका सच्चा आचरण झलकता है। अगला क्या है, रहीम के दोहे जीवन के विभिन्न पहलुओं को कितना गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं, किन्हीं दो दोहों के उदाहरण से समझाइए। तो रहीम के द्वारा जो अलग अलग दोहे हैं वो क्या करते हैं, हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। भाई आज भी थे, एक बात सुनो, कोई मंदिर होगो उसके अंदर रहीम का दोहा चल रहा है ना, और थे आज पढ़ लो चाहे रहीम का दोहा था नहीं लगेगा, बात तो सही है एकदम, समझ में आ गया। तो आज भी प्रासंगिकता उनकी बनी हुई है। रहीम के दोहे जीवन के अनुभवों का सार हैं और कम शब्दों में गहरी बात कह जाते हैं। तो रहीम के द्वारा जो दोहे कहे गए हैं वो हमारे जीवन के अनुभव के द्वारा कहे गए हैं। तो जीवन में समाज पहले भी आए कोई, आज भी है कोई है, समझ को। तो रहीम के करो जीवन में बाहर न निकलो है ना, पढ़े लिखे तो आदमी हो को नहीं है ना, तो बाहर न निकलो, लोग गाँव मिलो, समाज देखे, और जो जो चीज़ लिखी बनने के आपका कोई शिष्य का ने बुला बुला के लिखवाती। उनकी एक पंक्ति सुना देता हूँ आपको, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी से जैसे साई साचे। तो मीत, तो ये दोहा बताता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। क्या कह रहे हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे, कि रहीम दास कह रहे हैं कि संपत्ति होना आदमी का धन दौलत हो है, जब सभी सागा हुआ वह सभी आपका रिश्तेदार हो हैं, समझ में आ गई। बनत बहुत बहु रीत, और जैसे ही क्या होती है आपके सामने सभी लोग हैं वो आपकी रीत और गीत गाते रहते हैं। विपत्ति कसौटी से जैसे, और जब टाइम की कसौटी कसी जा, जब विपत्ति को टाइम आवे, जद के वह जय कसे सोई साचे, जना सच्चा आदमी को बेरो पाटा कि कौन साचो है, कौन थारे साथ रुपया के लिए रह रहे हो, कोई थारा सागे टाइम के लिए, मतलब अच्छो टाइम हो, दो थारे को जिम 2 रुपया जना रह रहे हो। अगला क्या है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो वो तो थे, इसको नाम गणों ही पढ़े होगो, फिर से समझा दूं। यहाँ पानी के माध्यम से सम्मान और नैतिकता के महत्व को समझाया गया है। इसमें क्या कहा है कि रहीमन पानी राखे पानी बिन सब सून। तो रहीमन क्या कहते हैं कि पानी का महत्व है समाज में, या जो हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। पानी बिना क्या है, सब कुछ सुना ही सुना है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो आपके सामने जैसे ही सीप होता ना, सीप उसके अंदर मोती भी होता है, तो उस पर जैसे बरसात की पहली बूंद पड़ती है उसका मोती बन जाता है। तो बिना पानी के बरसात के क्या होता है, मोती भी नहीं बनता है। मानस मनुष्य है, उसका जीवन भी बिना पानी के अधूरा है। और चून क्या होता है, आज आटा जब आप लगाते हो ना खाना खाने के लिए, तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती है ना, तो वही आटा गूंथने के लिए भी जो आपको पानी की जरूरत पड़ती है। तो यही बात रहीमन के द्वारा कही गई है कि पानी के महत्व को यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को पानी को बचाना चाहिए, बिना पानी के इस जीवन में कुछ भी नहीं है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है, मनुष्यता के माध्यम से मानवता की अवधारणा को प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो मानवता की अवधारणा पर क्या चर्चा करनी है आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त की जो कविता मनुष्यता के माध्यम से मानवता की क्या उदाहरण है। कविता के अनुसार मानवता का अर्थ क्या होता है, परोपकार, सहानुभूति और एकता। मतलब जो मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, मानवता क्या होती है, मानवता का सही अर्थ क्या होता है, परोपकार से जीवन जीना, सहानुभूति के साथ जीवन जीना और एकता की भावना के साथ जीवन जीना। मतलब अपनान के रहना चाहिए, मानवता के साथ जीवन जीना चाहिए, परोपकार के साथ सबको भलाई करनी चाहिए, सहानुभूति एक दूसरा के प्रति के मिलजुल के रहना चाहिए, और एकता के साथ सब लोगों ने एक जगह एकजुट होकर रहना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, और सच्चा इस दुनिया में मनुष्य क्या है, जो दूसरा की भलाई के साथ
जीव है और उनके सुख दुख में सदा शामिल होता है। और कौन होता है? जो हमेशा जो दूसरे व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होता है। प्रासंगिकता क्या होती है? ये कविता आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो आज भी अगर इस कहानी को पढ़ते हो, बहुत पुराने समय की लिखी हुई है, तो आज भी आपको पढ़ के लिखेगा कि वाक्य में वास्तविकता में कहानी है तो वास्तविकता पर लिखी हुई, क्योंकि यह स्वार्थ और संकीर्णता की दुनिया में मानवता के मूल्यों को पुनः स्थापित करती है। तो आज के टाइम में जो आदमी एक रुपये के लिए जो मर जाए है ना, उस चीज़ पर क्या करे हुए, कटाक्ष करे हुए है। और हमें बताती है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या बताती है हमें कि एक दूसरे की हमें हमेशा मदद करते रहना चाहिए। इस पर टिप्पणी की गई है। अगले वाले कुछ प्रसंगों की बात करें। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के उपसर्ग व प्रत्यय को अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्या, उपहार। तो उपहार को क्या करेंगे अपन, जो उपसर्ग व प्रत्यय अलग करेंगे, है ना। तो उपसर्ग पहले क्या होगा, उप प्लस हार। तो यहाँ पर उप क्या है, उपसर्ग है, और हार आपके सामने उप यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। बेईमान में क्या आएगा, बे प्लस ईमान देखने को मिलेगा। तो पहले जो आता ना, पहले और कुछ भी था नहीं बेरो पाटन ना, तो पहला शब्द छाट के अलग लिख दियो, बस वही उपसर्ग हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, बे प्लस ईमान बन गया, है ना। वैज्ञानिक में क्या बनेगा, तो एक बार थोड़ा मन में बोल के सोचो था, दो शब्द टूटता हुआ दिखाई देना, उन तोड़ के अगला शब्द ने क्या कर दियो, उपसर्ग कर दियो, और पिछला ने प्रत्यय कर दियो। तो वैज्ञानिक का क्या होगा, विज्ञान प्लस इक। इस यहाँ पर एक क्या है, एक यहाँ पर प्रत्यय दिखाई दे रहा है। परोपकार में क्या दिखाई दे रहा है, पर प्लस उपकार है वो दिखाई दे रहा है। तो उपकार क्या है यहाँ पे, उपकार यहाँ पर आपके सामने जो पर है वो क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। समझ में आ गया आपके सामने। अब संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के साथ आपको बताना है। तो वह, सुंदर, खाना और धीरे। तो देखो सब ने बेर था, वह के ही आपका सामने सर्वनाम है। ये तो था कोई ने भी बताने की जरूरत को नहीं, संज्ञा की विशेषता बतावा वह, है ना, उसकी जगह यूज करो जाए। सुंदर क्या होगो भाई, कोई आदि सुंदर है, कालो है, गोरो है, दौड़ो है, वो क्या है, विशेषता बताओ कोई चीज़ के बारे में। खाना क्या है भाई, खाना आप खा रहे हो, खाना। तो ये क्या होती है, आपके सामने क्रिया के बारे में बताता है। अगला क्या है, धीरे धीरे कोई कार्य करना। ये क्या, क्रिया विशेषण। भाई धीरे धीरे क्रिया की भी विशेषता बता रहा है। क्रिया मतलब करना, और करना कैसे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कोई काम कर रहे हो ना, तो करना क्या, क्रिया, और धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्रिया विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, जो अनुस्मारक और पाठ्यांकन में एक एक वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो अनुस्मारक क्या होता है, एक अनुस्मारक एक ऐसा पत्र होता है जो पहले से भेजे गए पत्र का जवाब न मिलने पर अधिकारी उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा जाता है। तो यो कया को पत्र हुआ है अनुस्मारक। जब मान लो कोई आदमी ने कोई पत्र भेजे थे, कोई अधिकारी आर के करो को मन में को नहीं जवाब देने की, तो वो क्या करो, जवाब कौन दियो, तो वो अधिकारी के जो भेजो कौन कि भाई जी को जवाब भी देना है तन। समझ में आ गई। तो उसी को क्या कहा जाता है, अनुस्मारक के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना क्या होता है, किसी पत्र या दस्तावेज की प्रतिलिपि को किसी अन्य विभाग या अधिकारी को जानकारी भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो यह आपके सामने मैंने कंप्लीट आपका जो हिंदी से संबंधित जो रिवीजन था वो करवा दिया था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर से बता देना। धन्यवाद।